नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। चर्चा यहां पर नॉन एग्रो स्पेस से कर लेते हैं क्योंकि यहां पर इस हफ्ते में तेजी देखने को मिली है, चाहे वो कच्चा तेल हो जो 75 के ऊपर है। कल हमने यहां पर 3% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देखा और $75 पर बैरल ब्रेंट के लिए अब यहां पर होल्ड कर रहा है। काफी हद तक यही हाल मेटल्स का है, चाहे एल्यूमिनियम, कॉपर हो या जिंक। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है जो कि 103 के नीचे कारोबार कर रहा है, उसका फायदा हमने मेटल्स में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ चीन की डिमांड बेहतर होने की उम्मीद है। रिटेल सेल्स डेटा पॉजिटिव आया है, उसका भी फायदा हमने यहां पर मेटल्स में आता हुआ देखा। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा हैं और एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेश, क्रूड के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि यह हफ्ता तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। 75 और ऑलमोस्ट 70 के आसपास के जो दोनों क्रूड वैरायटीज अब काम कर रहे हैं, यहां से क्या करने की राय है? काफी अच्छी पुलबैक रैली देखने मिली है कच्चे तेल में और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। हमेशा आप देखिए, जब भी प्राइस 70 के नीचे जाता है, WTI की बात करें तो ओपेक आके अपनी प्रोडक्शन कट करने की गुंजाइश कर देता है। तो ये होने की वजह से मार्केट में काफी स्थिरता आई है। मतलब बहरहाल अगर आप देखें तो कल 2 दिन के सत्र में काफी अच्छी पिटाई आपको डॉलर इंडेक्स में भी देखने मिली है। डॉलर काफी अच्छा पिटा हुआ है, स्पेशली यूरो और स्टर्लिंग में तेजी देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं बास्केट्स में देखिए तो कच्चे तेल में अभी भी स्थिरता है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी एटलीस्ट $3 से $4, यानी जिसका प्रीवियस हाई है $74 के लेवल्स आपको WTI में, और ब्रेंट फिर से $80 के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो सकता है। हरिकेन सीजन है बट अभी भी इतनी बड़ी कोई तेजी आई नहीं है हरिकेन साइक्लोन में, और प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी आई नहीं है। बट यूजुअली मार्केट ये टाइम पे काफी अच्छी वॉलेटाइल हो जाता है। तो बाय साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी और प्राइस 6000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, 5600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अपसाइड 6200 के भी टारगेट्स आ सकते हैं आने वाले समय में, तो बाय साइड रहेगा मेरा। तो खरीदारी करके कच्चे तेल में यहां पर काम करना है और जैसे धर्मेश ने भी कहा कि $80 प्रति बैरल की तरफ हम जा सकते हैं और काफी हद तक जो बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं, जेपी मॉर्गन की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कच्चे तेल पे और उन्होंने भी 81 की एवरेज अब बाकी के इस साल में यहां पर प्रोजेक्ट की है। तो क्लियरली यहां से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन आगे जाते हुए सोने चांदी के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली है। लोज से दोनों में ही यहां पर बाइंग है। जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है उसका फायदा हमने सोने चांदी में उठते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप रवि, गोल्ड एंड सिल्वर में आपकी यहां पर ट्रेड्स क्या रहेंगी? जब से कल इवनिंग सेक्शन में जब डेज लो था तभी हमने उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। पर्टिकुलर रीजन कल का किसी को समझ नहीं आया था, बट पॉलिसी के बाद थोड़ा बहुत नर्वसनेस था। मार्केट पॉलिसी को समझ नहीं पाया था और इस हिसाब से पर्टिकुलर हर बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन जो फेड की एक्शन होते हैं उसके दूसरे दिन थोड़ा मार्केट है वो सबड्यूड रहता है। तो कल एक सबड्यूड मोमेंटम था, प्रॉफिट बुकिंग था, बट जिस हिसाब से धर्मेश ने बताया डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है तो उसका फायदा शायद यहाँ पे मिल सकता है। लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी है, सपोर्ट थोड़ा दूर है, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग के दौर पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में 1990 तक और डोमेस्टिक मार्केट में 2470 तक मुझे प्राइसेस दिख रहे हैं सिल्वर के। साथ में डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस 59,600 तक दिख रहा है एंड सिल्वर में मेरा मानना है कि एक बार 70,800 तक प्राइसेस जाने चाहिए। दोनों में स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। गोल्ड अगर आज इंट्राडे में 59,200 के करीब मिल जाता है, बाय करें। टारगेट लगा सकते हैं आप 59,680-700 के करीब। डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना है 59,000 का। एंड सेकंड सिल्वर में 70,000 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय एंड डिप्स 71,800 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा ले 71,000 का और 73,000 तक के लेवल की वहां मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि रिकवरी और एक्सटेंड हो सकते हैं। जिस हिसाब से डॉलर की एक्शन है या जिस हिसाब से आगे देखे तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। और एक चीज नोट कर ले, जो अभी तक डेटा का इम्पैक्ट प्राइसेस पे आता था, शायद जिस हिसाब से पॉलिसी का इम्पैक्ट आया है, मुझे लग रहा है कि अब डेटा का इतना वेट नहीं होगा और प्राइसेस में एक ट्रेंडिंग मूव बनता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, जो कि ऊपर की तरफ है जैसे आपने यहाँ पर कहा भी। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं? और आपसे चांदी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि इवन एज सोने की रेंज यहाँ पर बहुत बड़ी होती हुई नजर आई है। एक क्वार्टर में $200-300 मूव कर जाना कोई बड़ी बात अब सोने के लिए नहीं है, लेकिन चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि हर डिप के बाद एक खरीदारी बहुत जल्दी आती हुई दिखी है। देखिए तो चांदी काफी चंचल कमोडिटी है। इसमें जो वॉलेटिलिटी लास्ट 1 साल में देखने मिली है, जो $20 की कमोडिटी 26 हुई और 26 से ऑलमोस्ट 22.5 पे आके रुकी थी। तो अभी जो तेजी आई है वो आप देखिए, एक तो डॉलर इंडेक्स है, दूसरी बेस मेटल में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। अगेन चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में गिना जाता है इसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी आने वाले हैं। और जिस तरह चाइना की तरफ से थोड़ी सी डिमांड पुश हो रही है,
स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड, तो चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। मैं बाय साइड में रहना पसंद करूंगा क्योंकि डाउन साइड रिस्क अगेन लिमिटेड है, और अगर सोना और बेस मेटल जहाँ पे पिकअप हुआ तो चांदी की तेजी सबसे ज्यादा आ सकती है, और चांदी फिर से 26 साढ़े $26 यानी डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 के ऊपरी स्तरों पर मार्केट आके सस्टेन हो सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि इवन ये लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 71,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अपसाइड फिर से 74,000 से लेकर 75,000 यानी अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 25 से $25.5 फिर से आने की गुंजाइश है। तो बाय साइड में मेरी चांदी की रिकमेंडेशन रहेगी। ऑलराइट, तो खरीदारी सोने और चांदी दोनों में ही करके चलना है। जैसे कहा गया, जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, जो मेजर प्रोजेक्शंस हैं, सेंट्रल बैंक मीटिंग्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने हल्का सा हिट लिया है, उसका पूरा फायदा हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देख रहे हैं। मेटल्स पर आपको फोकस कर लेकर आएंगे अब यहाँ पर, और स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे जहाँ पर एक खरीदारी के साथ काम होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर भी धर्मेश, चाइना डेटा अच्छा आया है, बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि और हम लोन प्राइम रेट्स में यहाँ पर एक बदलाव आता हुआ देखेंगे, और जो अंडरलाइंग डिमांड है, ऑन ग्राउंड डिमांड है, वो भी थोड़ी सी बेहतर दिखी है। ओवरऑल मेटल्स में आपको कहाँ लगता है एक बाइंग रिकमेंडेशन अब आएगी? देखिए, मेरी टॉप पिक रहेगी जिंक में। इनफैक्ट मैं और रवि ने लास्ट टाइम भी, रवि ने भी कहा था कि जिंक में निवेश करिए, क्योंकि जिंक अगर देखिए तो लास्ट एक से 2 महीने के अंतराल में जिंक में काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है। जो 300 की कमोडिटी थी वो 200 हो गई थी, और जिंक और एल्यूमिनियम दोनों सेम प्राइस में आ चुका था। तो अभी यहां से निवेश करना, डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है तो निवेश करके चलना काफी फायदे का सौदा रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी 220 के इर्द गिर्द अगर आता है तो फिर से यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और अपसाइड 250 तक के टारगेट के लिए अगर आपको मौका मिले और आगे के महीने में आपको निवेश करने मिले तो ये कमोडिटी में मेरी काफी अच्छी बेटिंग हो सकती है। सेकंड रहेगी मेरी कॉपर में। अगेन कॉपर भी जो 800 की कमोडिटी थी, काफी प्रॉब्लम के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट पिटाई हुई और 700 तक के लेवल्स आ चुके हैं। इवन दो डॉलर इंडेक्स में आप देखिए तो 101 पे आके सस्टेन हो रहा है, पर अगर डॉलर इंडेक्स और मूव होता है तो ये कमोडिटी आपको अच्छी खासी रैली दिखा सकता है, और फिर से ये 750 770 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 730 के लेवल पे आप बाय करके चलिए, 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 750 टू 760 तक के टारगेट के लिए आप कॉपर में भी निवेश करके चल सकते हैं। काफी बुलिशनेस है ये दोनों प्रोडक्ट में और दोनों कमोडिटी में, तो बाय साइड में रहे तो मुनाफा का सौदा होगा। एब्सोल्युटली, और जिंक में तो अच्छी खासी हमने पुल बैक आते हुए देखी भी है। पिछले 3 हफ्ते से लगातार जिंक यहाँ पर ऑन द सपोर्टिव साइड रहा है, और यहाँ पर अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है। एब्सोल्युटली, मुझे अच्छे से याद है रवि और धर्मेश दोनों ने ही यहाँ पर जिंक में बाइंग कॉल दी थी, और हमने क्लियरली उसको फ्रक्टिफाई होते हुए भी देखा है। बात अब यहाँ पर एग्री की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। गुआर आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि 1% की बढ़त के साथ सीड और गम दोनों में कारोबार है। रवि, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? जरूर से गुआर पिक में आप जितने फंडामेंटल पॉजिटिव होते जा रहे हैं इतना ही प्राइसेस में करेक्शन आ रहा है। पर्टिकुलर थोड़ा कॉन्ट्रा मोमेंटम वहां पे बैठा है, बट मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा रिकवरी तब देखने को मिलेगी जब ये एक्सपायर जो जून कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी वाला प्रेशर है वो शायद प्राइसेस को रेजिस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू लेके इसमें बाय कर ले। जिस हिसाब से मानसून का एक्सपेक्टेशन से प्रेडिक्शन है ना, अभी जिस हिसाब से राजस्थान में भी जो हरिकेन बिपर जो है वो वहां भी शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, तो मुझे लग रहा है कि सोइंग में डिले होने का चांसेस ज्यादा बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गुआर सीड गुआर गम दोनों कमोडिटी 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लेके यही लेवल पे बाय कर ले। गुआर सीड का स्टॉप लॉस 4900 होगा और गुआर गम का स्टॉप लॉस 9700 होगा। गुआर सीड का जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि 5400 तक के टारगेट वहां पे फिर से आते हुए दिख सकते हैं, और गुआर गम में 10,800 तक के लेवल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो दोनों कमोडिटी करेक्शन के बाद मुझे अट्रैक्टिव लेवल पे दिख रहे हैं। अगर थोड़ा टाइम है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का तो वहां पे बाय करना चाहिए। रवि, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन बिपरजॉय का हमने इम्पैक्ट है वो गुजरात में ज़्यादा आते हुए देखा है, ऑफकोर्स राजस्थान में भी पिछले काफ़ी समय से ओले और बारिशें पड़ती हुई नजर आई हैं, तो आपको लगता है इन दोनों ही स्टेट्स में जो प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर इम्पैक्ट आएगा? जरूर से इम्पैक्ट आना चाहिए। आई थिंक ये मानसून भी डिले होगा, एंड पर्टिकुलर अभी जिस हिसाब से केरला से एंट्री की न्यूज आई है उसके बाद के डेवलपमेंट नहीं आई कि महाराष्ट्र में कब एंट्री होगी, इसके बाद गुजरात में कब होगी। बिपरजॉय के हिसाब से जो अभी करंट मंथ्स की बारिश हुई है वो शायद लग रहा है कि वो प्री मानसून बारिश उसमें काउंट नहीं होगी। तो डिले है मानसून एज वेल एज देखे तो इसमें अनइवननेस भी दिख रही है। मैं पहले भी काफी टाइम हाईलाइट किया है कि इनपुट जो समर भी अच्छा नहीं था और इतनी हिट नहीं हुई ये एरियाज में, तो आई थिंक मानसून भी थोड़ा वीक रहेगा। अन पर्टिकुलर जिस हिसाब से IMD स्काईमेट ने दोनों ने हाईलाइट किया है, अगर मानसून ठीक भी रहा जुलाई में, अगर 105 वो जो उम्मीद भी है वो अगर रिकवरी हुई
तो भी मुझे लग रहा है कि जो सोइंग का डिले है तो आउटपुट का भी डिले होगा। तो आई थिंक जो अक्टूबर से नवंबर अराइवल की सीजन है वो डिले होकर दिसंबर नवंबर तक जाएगी। तो ये दोनों स्टेट प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज है, उसमें काफी इफेक्ट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जिसमें गुआर है, साथ में आप कॉटन ले लें, कॉटन में भी सोइंग में डिले हो सकते हैं। उसके अलावा नॉर्थ में भी मुझे लग रहा है कि जो पैडी की सोइंग है वो डिले हो सकती है। महाराष्ट्र एंड साउथ में टर्मरिक की सोइंग है, उसको इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये 4 कमोडिटीज है, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे इनिशियली पानी ज्यादा चाहिए, और ये 4 कमोडिटीज के सोइंग में 1 से 1.5 महीने की डिले हो सकती है। ऑलराइट, तो जहाँ तक गुआर है, साथ में कॉटन है, टर्मरिक है, और एक और कौन सी कमोडिटी बोली आपने? धान, पैडी। जी हाँ, इन 4 कमोडिटीज़ पे यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्टेट्स में जिस तरह का मानसून प्रोग्रेस है और जो साइक्लोन का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी कमोडिटी प्राइसेस पे आता हुआ देखा भी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेश, रवि, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे कमोडिटीज़ की, और यहाँ पर फोकस होगा ग्राउंड नट पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं नया लॉन्च यहाँ पर NCDEX की तरफ से आता हुआ। इस पर कैसे होगी चर्चा, कैसा होगा कारोबार, बताएंगे आपको। नमस्कार, कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। और अब हम बात यहां पर ग्राउंडनट की करेंगे, जहां पर NCDEX पर लंबे इंतजार के बाद ये वायदा फिर से शामिल होने वाला है। बाजार के फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ कैसे हैं, इस पर तो बात करेंगे ही। और आपको याद दिला दें कि ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, बुआई यहां पर शुरू होने वाली है। और अभी अभी जो MSP रिलीज हुआ था उसमें ग्राउंडनट में हमने 9% का MSP पे इजाफा होते हुए देखा है। तो क्या सही समय है ये नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने का? कैसे फंडामेंटल्स हैं और किन किन लोगों को इसका फायदा पहुंच सकता है, उस पर करेंगे चर्चा। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑयल सीड्स में बाकी सारे ऑयल्स और ऑयल सीड्स एज ऑफ नाउ कारोबार नहीं कर रहे। बाजार को मांग जरूर है कि सोयाबीन, पाम, ये सब चीजें वापस लेकर आई जाएं, लेकिन ग्राउंडनट काफी इंपॉर्टेंट एज अ कमोडिटी रह सकता है, क्योंकि खरीफ की फसल है, 9% MSP में इजाफा देखने को मिला है। आप कहेंगे ये सही समय है ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आने का? नमस्कार वंशी जी। हाँ, डेफिनेटली काफी सही समय है, क्योंकि हमने देखा कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जब से बैन हुआ, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक असमंजस वाली माहौल बना हुआ है। जिस ढंग से वॉलेटिलिटी पिछले 2-3 महीनों में काफी बढ़ी है, पिछले 1-1.5 सालों में रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते ही हमने देखा कि सभी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त तरीके से हमने वॉलेटिलिटी बनती हुई देखी। एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होने से बेनिफिट ये है कि हम हेजिंग कर सकते हैं, चाहे VCPs में, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, चाहे फार्मर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में आइदर हम काफी बड़े एक्सपोर्टर है या काफी बड़े इंपोर्टर, ज्यादा करके हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। बट ग्राउंडनट की बात करें तो खरीफ क्रॉप है, और इस बार हम देख रहे हैं कि MSP में जो गेन आया है, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है 16 जून का, वहां पे देखने में मिल रहा है कि करीबन 3.51 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग इस बार बताई जा रही है, जो पिछली बार के मुकाबले करीबन 9.5% के करीब ज्यादा दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई है, और ऐसे टाइम पे अगर एक्सचेंज पे प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो डेफिनेटली जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट उनको एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऊंचे भाव को देखकर फार्मर्स जब सोइंग करते तो उनको ये चिंता रहती है कि जब हार्वेस्टिंग का पीरियड आएगा वो टाइम पे भाव क्या रहेंगे। अगर भाव उनकी लागत के नीचे आ जाते हैं या भाव में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आने से ये कहीं ना कहीं हेजिंग के लिए एक अच्छा टूल बन जाता है। आपने बहुत जल्दी बोला, मैंने वो फिगर मिस किया अजय, लेकिन क्या प्रोडक्शन देख रहे हैं आप? पिछले साल के मुकाबले आपने कहा 9% ज्यादा की एक्सपेक्टेशन है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 3.51 लाख हेक्टेयर है, जो पिछली बार 3.21 लाख हेक्टेयर था। तो करीबन 9.38% का इस बार सोइंग में जंप है। MSP काफी बड़ा कारण है, और भाव में भी अगर हम देखें तो 2023 में 11% का जंप अब तक देख चुके हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट मुझे लगता है कि जो गेन हुआ है अभी तक का, उसका मुख्य कारण रहा है। एब्सोल्युटली। अजय, अगर हम इसकी एनुअल प्राइस वॉलेटिलिटी देखें ग्राउंडनट की, मूंगफली की, तो यहाँ पर 20 से 25% की एनुअल मूवमेंट हमने देखी है मूंगफली के भावों में आते हुए। कैसे देखते हैं आप, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? और जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन के नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्या कंजम्पशन के आंकड़े भी साथ में वैसे ही बढ़ेंगे? बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो वॉलिडिटी की बात हम जब भी करते हैं वो कहीं ना कहीं बताता है कि फंडामेंटल में कहीं ना कहीं कुछ डिस्पैरिटी आ रहा है। या हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद जब पोस्ट
कोविड डिमांड निकली थी होरेका इंडस्ट्री से, कंजम्पशन एकाएक बढ़ा, तो सप्लाई उस ढंग से नहीं बढ़ पाई और साथ में रशिया यूक्रेन की कंसर्न की वजह से ये वॉलिटिलिटी हमने सभी ऑयल कॉम्प्लेक्स में आती हुई देखा, चाहे सोयाबीन हो चाहे मस्टर्ड हो। तो ग्राउंडनट पे भी हमने ये वॉलिटिलिटी 18 से 20% की आती हुई दिखी। कंजम्पशन की बात करें तो ग्लोबल पीनट कंजम्पशन के जो डेटा आए थे उनमें बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट हुआ है, खास करके चाइना की ओर से। नो डाउट फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो चाइना लॉकडाउन में था, उसकी वजह से थोड़े से नंबर कमजोर जरूर थे, बट चाइना की इंपोर्ट फोरकास्ट की बात करें करीबन 1,50,000 टन के आसपास का हम बोल सकते हैं कि एक फोरकास्ट राइज बताया जा रहा है। तो ग्लोबल में भी डिमांड बढ़ रही है, डोमेस्टिक मार्केट नो डाउट प्रोडक्शन में भी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो सप्लाई में डिस्टर्बेंस है वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइजेस में एक गेन बन रहा है। और टाइमिंग मुझे लगता है अगले कपल ऑफ मंथ बिफोर हार्वेस्टिंग स्टार्ट प्राइजेस में टाइटनेस कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बैलेंस शीट अभी भी थोड़ी बहुत टाइट दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली। जहां तक प्रोडक्शन की बात आती है मूंगफली की, अजय चाइना सबसे बड़ा उत्पादक और कंज्यूमिंग देश भी है। जिस तरह के क्यूज हम वहां से आता हुआ देख रहे हैं, उससे क्या क्यू लेंगे आप? बिल्कुल, चाइना से होप तो देखो हम सभी कमोडिटी में ले ले, चाहे बेस मेटल की बात करें, चाहे कच्चे तेल की बात करें, चाहे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि काफी बड़ा कंजम्पशन हम चाइना की ओर से देखते हैं। तो फर्स्ट हाफ तक तो हमने देखा चाइना से जो डेटा पॉइंट आ रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ पेसिमिस्टिक रहे, होप जरूर लगे हुए हैं सेंट्रल बैंक से। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रिसेंटली हमने रेट कट भी करते हुए देखा। तो अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन, बिकॉज इंडिया एंड चाइना इज अ बिगेस्ट इकोनॉमी और जहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो मुझे लगता है कि जैसे हम Q3 Q4 में एंटर कर रहे हैं तो फेस्टिव डिमांड और चाइना रीजन से ओपन अप हो रहा है। तो आई थिंक डिमांड फॉर एग्री कमोडिटी खास करके ऑयल सीड में मुझे लगता है कि चाइना एक वाइटल रोल प्ले करेगा अगले 3-4 महीने में, और डेफिनेटली उसका एक सपोर्ट ग्राउंड नट को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन की कर लेते हैं। और जैसे आपने कहा अभी कि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काफी बेहतरीन है ये, बुआई अभी शुरू हो जाएगी तो किसान देखना चाहेंगे कि क्या भाव अब यहाँ से 20 जून से बनते हुए नजर आते हैं। दैट इज व्हेन NCDX यहाँ पर इसे लॉन्च कर रहा है। सामने स्टेक होल्डर्स काफी हैं क्योंकि क्रशर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं यहाँ पर, एंड क्लियरली जैसे पीनट जो है, रोस्टेड पीनट और फ्लेवर्ड पीनट और काफ़ी सारे अदर तरीकों में अब तक यहाँ पर मूंगफली यूज़ होने लगी है, और इसे तो पुअर मैन्स आमंड बादाम भी कहा जाता है। तो कैसे देखेंगे आप स्टेक होल्डर्स को अब इसका फायदा उठाते हुए? बिल्कुल, स्टेक होल्डर में आपने एक चीज भूल गए, वो है आजकल दिवाली गिफ्टिंग में भी है ना मूंगफली को एज ए ड्राई फ्रूट किया जा रहा है। जी हाँ। तो डेफिनेटली वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन में तो काफी है। सबसे पहले फार्मर की जैसे मैंने बात की थी, ज्यादा करके फार्मर का आशंका ये रहती है कि मैंने अगर क्रॉप लगाई है और अगले 3-4 महीने में जब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन आता है वो टाइम पे भाव गिर जाते हैं, तो एक्सचेंज के माध्यम से ये एफपीओ के द्वारा हेज कर सकते हैं। वहीं स्टॉकिस्ट है, उनको भी चिंता लगी थी। रिसेंटली मैं थ्रेड की बात करता हूँ कि चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर, और हमने रिसेंटली देखा चाइना जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो शिपमेंट्स कुछ स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे उनको डर लगा रहता है कि भाव में अगर गिरावट आ जाए तो हम कैसे करें। काफी कॉर्पोरेट्स है जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस रखते हैं, तो एक्सचेंज के ऊपर एक क्वालिटी फिक्स होती है और जो भी प्रोक्योरमेंट में क्वांटिटी उनको रिक्वायर्ड है दे कैन प्लान दैट प्रोक्योरमेंट। तो ये सब वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन के लिए एक हम बोल सकते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा एवेन्यू बन जाता है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे प्रोसेसर हो और चाहे एक्सपोर्टर हो। तो हमारे प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड जो भी क्वांटिटी फिक्स करनी है या प्लान आउट करना है वो सब हम एक्सचेंज के द्वारा कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल अजय, ये प्राइसेस को लेके है, ईयर ऑन ईयर किस तरह का ट्रेंड आपने बनता हुआ देखा है और यहाँ से कोई प्रोजेक्शंस हैं? डेफिनेटली ये साल में ही अगर हम देखें तो प्राइसेस में काफी अच्छा गेन आया हुआ है, लेकिन आई थिंक जिस ढंग से स्विंग का एरिया बढ़ा है, क्रॉस फिंगर है मौसम को लेकर, बिकॉज पिछली बार भी हमने देखा था कि मौसम के अनसर्टेन वजह से हमने यील्ड में काफी लॉसेस देखा। इस बार तो एल नीनो का इम्पैक्ट जरूर रहेगा प्राइसेस पे। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 10 से 11% का एरिया में बढ़ोतरी हो सकता है, बट कंसर्न रहेगा यील्ड को लेकर, जिस तरह से एल नीनो और जो तूफान है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ कोई बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा है प्राइसेस में, जिस ढंग से डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, एक्सपोर्ट डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, और यील्ड के जो कंसर्न्स है ये प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ ही दिखाई देगा। ऑलराइट, तो यहाँ से कोई गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मूंगफली के भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। बुआई का इलाका देखने की जरूरत है, यील्ड पर भी यहाँ पर नजर बनी रहेगी, जो बाकी कमोडिटीज पर भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम इस बार है ऑफ कोर्स काफी हद तक प्राइस क्यूज वहां से आते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और एक नई कमोडिटी हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस और समझाने के लिए भी। इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।